पूरा केंद्र रहने वाला है गोल्ड और सिल्वर पर। अब जो आने वाला टाइम है उसमें कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, तो आप बताइए थोड़ा इस बारे में। इस कमोडिटी ने तब यहाँ पे बहुत बड़ी रैली ली जब यहाँ पे रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ। मोदी जी एक दिन आते हैं और वो कहते हैं कि सोने को मत खरीदो क्योंकि डॉलर को बचाना है और तेल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सोने से। अब जैसा कि सीज फायर होता दिख रहा है, तो आपको लगता है कि वो दोबारा से डिमांड आएगी और लोग दोबारा से निवेश करेंगे सोने में? हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 30 to 40% सोना जो है वो स्मगल होके आता है। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसे कमोडिटी मंत्रा बाय एसएमसी कहते हैं, और वहाँ पे हमारे मतलब 20-25 हज़ार से ज़्यादा वहाँ पे सब्सक्राइबर्स हैं, मेंबर्स हैं। वहाँ पे सबसे पहले हम तैयारी करते हैं मार्केट शुरू होने से पहले, क्योंकि मार्केट एक बार गैप अप गैप डाउन हो गई, उनका पहले से पोजीशन है, वो तैयार नहीं रहेंगे। हमारी जो तैयारी होती है वो 7:30 सुबह से होती है। बाजार में एक नेगेटिव धारणा बनी हुई है गोल्ड को लेके, क्या इसकी वजह से प्राइस इम्पैक्ट तो नहीं हो रहा? ज्वेलरी में डिमांड हर्ट हुई है, ये मैं कहना चाहूँगी। ईयर एंड में आप क्या देख रहे हैं, क्या गोल्ड 2 लाख टच करेगा पहले या सिल्वर 5 लाख टच करेगा पहले? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड ऑफ डीप टॉक्स में। दोस्तों, आपने कहावत सुनी होगी, चांदी चांदी हो गई, नथिंग ग्लिटर्स लाइक गोल्ड। अभी आप लोगों ने देखा क्रूड ऑयल में कितनी उछाल आई, क्योंकि वहाँ लड़ाई हो रही थी। दोस्तों, कमोडिटीज़ एक ऐसा विषय है जिस पे आज तक मैंने कभी भी कोई पॉडकास्ट ना किया है ना होस्ट किया है। ये एक हमेशा चर्चा का विषय बना रहा है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग सोने चांदी पे बात करते हैं, क्रूड ऑयल पे, नेचुरल गैस पे और जाने क्या क्या कमोडिटीज़। अब दोस्तों, एक बहुत ही सीरियस इशू है ये कमोडिटीज़, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अधिकतर लोग लॉस ले लेते हैं। क्यों लॉस ले लेते हैं? क्योंकि दोस्तों कमोडिटीज़ की जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है, मार्जिन बहुत कम लगता है, उस हिसाब से कमोडिटीज़ की वैल्यू ज़्यादा होती है। लेवरेज भी कह सकते हैं कि लेवरेज की वजह से भी काफ़ी लॉस होता है। लेकिन मैंने आज तक बहुत कम लोग ऐसे दिखे हैं मेरे को मेरी लाइफ में जो कमोडिटीज़ में निरंतर प्रॉफिटेबल हों। बहुत ज़्यादा मैं दोस्तों रिसर्च कर रहा था, क्योंकि आप लोगों के मेरे पास सवाल आते रहते थे, सर सोने चांदी पे बात करें, सोने चांदी पे बात करें, क्रूड ऑयल पे बात करें, नेचुरल गैस पे बात करें, लेकिन कोई भी एक विश्वसनीय चेहरा नहीं मिल रहा था जो कमोडिटीज़ पे हमें गाइड कर पाए। अब दोस्तों, मुझे एक विश्वसनीय चेहरा भी चाहिए जो बात कर पाए, जिसको नॉलेज भी हो, सारी कमोडिटीज़ की नॉलेज हो, प्लस जिसके पास एक एक्सपीरियंस भी हो, जो प्रॉफिटेबल भी हो। तो दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा था, इसीलिए मेरे को यहाँ तक आते आते कमोडिटीज़ का पॉडकास्ट करते करते बड़ा टाइम लग गया। लेकिन दोस्तों, अंततः वही कहते हैं ना कि प्रयास करने वालों की हमेशा कहीं ना कहीं भगवान रास्ता दिखाई देता है। तो दोस्तों, आज मैं जिस व्यक्तित्व को आप लोगों के बीच में लाया हूँ, ये कमोडिटीज़ में 22 साल का एक्सपीरियंस होल्ड करती हैं, क्योंकि एक महिला है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, बेहिसाब एक्सपीरियंस है, और सोना चांदी मानो इनकी बातों पे ही चलता है। अब आप सोच रहे हैं 22 साल से एक महिला, तो आइए स्वागत करते हैं वंदना जी का, जो कि दिल्ली से हैं और कमोडिटीज़ में बेहिसाब एक्सपीरियंस रख के बैठी हैं। तो आज इनसे समझते हैं सोने में क्या रहने वाला है, चांदी में क्या रहने वाला है, क्रूड ऑयल आप कैसे करें, कहाँ पे निवेश करें, कैसे ऑप्शंस में ट्रेड करें, क्योंकि ये सब कुछ करती हैं और इनको सब चीज़ का एक्सपीरियंस है। तो स्वागत है वंदना जी आपका। नमस्कार सर। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है। और दीपक ने जो इंट्रोडक्शन दिया वो बहुत ही गजब दिया है। अब आज हमारा पूरा केंद्र रहने वाला है गोल्ड और सिल्वर पर। बिल्कुल, ज़्यादातर हम उसी की बात करेंगे, क्योंकि आजकल लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं, बिकॉज पीछे जो इतनी रैली आई, फिर इतना डाउनफॉल आया, तो लोगों के बहुत क्वेरीज हैं कि इसे कैसे सॉर्ट करना है। जो लोग अगर हाई पे फंसे हुए हैं तो वो कैसे अब इस चीज़ को करेक्ट करें, या अब जो आने वाला टाइम है उसमें कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, तो आप बताइए थोड़ा इस बारे में। दोस्तों, स्टॉक मार्केट के बारे में तो हम सीख ही रहे हैं, लेकिन दोस्तों एक और बहुत बड़ी चीज है जो हम लोग इग्नोर करके बैठ जाते हैं। दोस्तों, आज की लर्निंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे दे रहा हूं। आज आप लोग जाएंगे, अपना लेजर देखेंगे। लेजर देखने में दोस्तों आप लोग क्या पाएंगे कि अगर आपका लॉस 3 लाख का है या 5 लाख का है, तो उसमें से 40,000 रुपए ब्रोकरेज का है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक समझा आपने। 20 से 30% आप लोगों के लॉस का जो हिस्सा होता है वो ब्रोकरेज में चला जाता है। ये अमूमन 5 लाख तक के अकाउंट का मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों, इसका क्या सॉल्यूशन है? दोस्तों, इसमें भी एक लर्निंग है, क्योंकि जो पैसा आप ब्रोकरेज से बचाएंगे ना दोस्तों, वो आपके प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा।
क्या लर्निंग है? एक कंपनी है स्टॉक्स कार्ड दोस्तों, जिनका की एक एनुअल सब्सक्रिप्शन प्लान है। 699 रुपीज दीजिए, उसके बाद कोई ब्रोकरेज नहीं देनी दोस्तों पूरे साल तक। यानी कि जो बचेगा वो अपना प्रॉफिट ही होगा। अभी आप देखिए दोस्तों, पिछले एक साल में आप लोगों ने कितनी ब्रोकरेज दी है, और जो आप बचा लेंगे तो अपना ही है। तो अगर आप लॉस में हैं तो लॉस कम हो जाएगा, अगर आप प्रॉफिट में हैं तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। 699 रुपीज पूरे साल में बस एक ही बार देने हैं। तो हम ऐसी कमोडिटी की बात कर रहे हैं जो काफ़ी दिनों से एक लॉन्ग कंसोलिडेशन में थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं थी। अगर आप 2012 से लेके अगर 19 की बात करते हैं, कोई बहुत बड़ी मूवमेंट यहाँ पे नहीं थी, लेकिन अचानक से हम लोगों ने कोविड को आता हुआ देखा। वहाँ पे हमारे फाइनेंशियल्स भी यहाँ पे हर्ट हुए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हर्ट हुई। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट कट की शुरुआत हुई, एक बुल स्ट्रक्चर जो है वो शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे हम लोगों ने वहाँ पे निवेश बढ़ता हुआ देखा, फिर हमारी ETF डिमांड यहाँ पे आई। तो यहाँ पे हम न्यू एंट्रेंट्स की बात कर रहे थे, ये यहाँ पे एक वोलेटिलिटी लाता है हमारी रैली में। अब जैसे कि फिजिकल बायर हुए तो उसे हम कंसिडर कर सकते हैं कि वो एक FDI की तरह काम करते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म यहाँ पे हैं, उनको लेना है तो जनरेशन वाइज वो सोना को रखते चलते हैं, या फिर बड़े दिनों बाद उसे बेचते हैं जब उनको प्रॉफिट आता है। लेकिन ये फ्रिक्वेंट मतलब कि इनकी चर्निंग होती है इन एंड आउट, और यहाँ से वोलेटिलिटी हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ देखा। साथ में जियोपॉलिटिक्स का यहाँ पे बहुत बड़ा मतलब गेम रहा, और इसके बाद हम लोगों ने देखा डी डॉलराइजेशन वाला फेज। डी डॉलराइजेशन ने अपार्ट फ्रॉम इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट साइकिल का कम होना, ज़्यादा होना, फिर यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स आना, इस बीच में अगर सबसे बड़ा कोई अगर फैक्टर्स यहाँ पे देखा जाए इन सब चीज़ों के अलावा, वो डी डॉलराइजेशन था। और खासकर इस कमोडिटी ने तब यहाँ पे बहुत बड़ी रैली ली जब यहाँ पे रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ, और जब यहाँ पे रशिया का एसेट को सीज करा गया इंटरनेशनल मार्केट में, तब जाके वो एक लेसन में एक लर्निंग थी कंट्रीज़ के लिए। वहाँ पे जितने भी सेंट्रल बैंक्स थे उन्होंने यहाँ पे एक्यूमुलेट करना शुरू किया, डॉलर से उनका ध्यान हटा। अब ऐसे सिचुएशन में हम आ गए हैं कि जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो ट्रेजरी से ज़्यादा अब जाके गोल्ड में निवेश कर रहे हैं। तो एक जो ट्रस्ट फैक्टर जो हज़ारों साल से बना हुआ था और बाद में वो डॉलर में शिफ्ट हुआ था, अब दोबारा आप देखेंगे तो यहाँ पे गोल्ड में वो शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसने एक बुल रन दिया, साथ में कुछ यहाँ पे रैली जो है वो स्पेकुलेटिव भी हुई थी, कुछ यहाँ पे फियर फैक्टर भी आया था, फोमो भी आया था, जिसकी वजह से हम लोगों ने एक बहुत बड़ा मतलब कि रैली आते हुए देखी और वहाँ से एक करेक्शन आता हुआ देखा। और इसमें कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं कि जो हमारा डेरिवेटिव मार्केट है वहाँ पे भी मूवमेंट्स आई थी, लेकिन फिजिकल मार्केट में डिमांड अभी भी बनी हुई है और इंटैक्ट है। अभी जैसा कि ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कोई 1 महीने के आसपास की बात है कि मोदी जी एक दिन आते हैं और वो कहते हैं कि सोने को मत खरीदो क्योंकि डॉलर को बचाना है और तेल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सोने से। अब जैसा कि सीज़ फायर होता दिख रहा है, तो आपको लगता है कि वो दोबारा से डिमांड आएगी और लोग दोबारा से निवेश करेंगे सोने में? और ये जो स्थिति बनी हुई है, जैसे अब तो ड्यूटी और इम्पोर्ट ड्यूटी भी बढ़ गई है, तो क्या इसका भी रिवीजन होने का आपको दिखाई दे रहा है? ये हम लोगों ने आता हुआ देखा था, क्योंकि ये संभावना काफ़ी है। प्राइसेस अब यहाँ पे $5,600 से हम लोगों ने 4,000 से नीचे आता हुआ देखा, तो लगभग 30% से भी मतलब ज़्यादा प्राइसेस फॉल हो चुकी हैं। एक ये है कि कूल डाउन हो गया प्राइसेस। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी ड्यूटी 10% से ज़्यादा हो, वो इनवाइट करता है ग्रे मार्केट से, मतलब स्मगलिंग को इनवाइट करता है, और उससे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 30 to 40% सोना जो है वो स्मगल होके आता है। तो अल्टीमेटली वो सरकार के रेवेन्यू को एक धक्का है। तो हम लोगों ने देखा था कि पहले 15% इम्पोर्ट ड्यूटी थी, वो कट के 6% हुई। ज्वेलर्स ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे उन्होंने काम करा। अब यहाँ से जब उन्होंने बोला सोना मत खरीदो, उस समय 2-3 चीज़ें हुई थी। उन्होंने रेस्ट्रिक्ट करा इम्पोर्ट को, उन्होंने बोला कि इम्पोर्ट ड्यूटी अब यहाँ से मतलब 6% से वो 15% होती हुई नज़र आई। इसके बाद हमारा जो करेंसी फैक्टर था वो भी यहाँ पे प्रीमियम पे आता हुआ दिख रहा था। अब ऐसे केस में जैसे ही 7-8 महीने का ये पीरियड्स आएगा और ये करेक्शन आएगा, ये करेक्शन अपने आप में फिजिकल बाइंग को अब बढ़ाना शुरू कर चुका है। सेंट्रल बैंक्स ने बाइंग बढ़ा दी। अब 163 टन सोना जो है वो चाइना ने लिया है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। तो उन्होंने करेक्शन देखते ही बाइंग शुरू कर दी है। अब यहाँ पे रिटेलर्स जो 2025 में सोच रहे थे कि हमारी बस तो निकल गई, अब तो सोना हमारे हाथ की बात नहीं रहेगी, अब हम चांदी खरीद के ही हमें संतोष करना पड़ेगा, वो दोबारा उसमें आ गया कि अब हम सोना खरीद सकते हैं। मेरे ख्याल से जैसे जैसे ये फिजिकल बाइंग बढ़ेगी और ग्रे मार्केट की एक्टिविटीज़ बढ़ेगी, उतना ज़्यादा गवर्नमेंट पे प्रेशर आता है इम्पोर्ट ड्यूटी को कम करने का। तो जैसे ये कूल डाउन होता है प्राइसेस और ये स्टेबल होता है लोअर साइड में, क्योंकि उन्होंने एक इंडिकेशन दिया है, 1 साल तक मत खरीदो।
तो मुझे लग रहा है कि ये 1 साल तक थोड़ा सा कंसोलिडेशन से अपसाइड जाएगा। और सबसे बड़ा जो चीज़ होगा वो मुझे लग रहा है कि अचानक से अगर ये फॉल आएगा अपने मार्केट में, वो 9% इम्पोर्ट ड्यूटी कम करने का होगा। वंदना, एक डेटा है जो ये कहता है कि यूएस ट्रेजरी में 8,000 टन सोना है ऑफिशियली। बिल्कुल। हमारी जो इंडिया की ट्रेजरी है उसमें शायद 3 या 4,000 टन है। लेकिन एक और डेटा भी है, वो ये कहता है कि पूरे इंडिया में जो गोल्ड है वो करीब करीब 25 से 32,000 टन के आसपास है। वो प्रमाणित फिगर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, जैसे लोगों ने घरों में ज्वेलरी ले रखी है, किसी के बाप दादाओं ने ले रखी है, और इस तरह से बहुत एक एंसेस्ट्रल, क्योंकि गोल्ड हैज़ अ वैल्यू, और गोल्ड तो शुरू से ही है, तभी कहते हैं नथिंग ग्लिटर्स लाइक गोल्ड। तो पुराने लोगों में होता था, चाहे वो एक नथ लें या चूड़ी लें, मतलब हर घर में कुछ ना कुछ सोना है ही है। तो आपको क्या लगता है कि हम लोग इतना ज़्यादा गोल्ड लेके बैठे हैं और गवर्नमेंट मना कर रही है, तो जैसे पीछे न्यूज़ भी चल रही थी कि सरकार शायद आपका सोना लेना चाहती है या गोल्ड को डीमोनेटाइज करना चाहती है, या मुझे नहीं पता क्या इसमें तमाम अटकलें हैं। तो क्या ये जो सारे फैक्टर्स हैं, मैं इस पे नहीं कर रहा कि मोदी जी क्या करेंगे या सरकार क्या करेगी या आरबीआई कल को गोल्ड ले लेगा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो एक बाज़ार में एक नेगेटिव धारणा बनी हुई है गोल्ड को लेके, क्या इसकी वजह से प्राइस इम्पैक्ट तो नहीं हो रहा? कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं, क्योंकि जब भारत में कुछ होता है तो हम सब सेकेंड लार्जेस्ट यहाँ पे हम कंज्यूमर हैं, और इंडिया के बाद मतलब पहला जो है वो चाइना है। तो चाइना और इंडिया, अगर यहाँ पे सरकार कुछ बोले या रेगुलेटर्स कुछ बोले, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट प्राइसेस पे आएगा। लेकिन चाइना में तो सिर्फ वो ट्रेजरी ही खरीद रही है, लोग पहनते तो है नहीं गोल्ड। हमारे यहाँ तो आप मतलब अगर आप ऐसे देखें तो एक मध्यम वर्ग, एक लोअर मिडिल क्लास, एक इवन जो मतलब मैं कहूँगा कि लेबर या जो वो हैं, मतलब उनके भी आप देखोगे तो वो भी कुछ नाक वाक चेन मेन ये कुछ ना कुछ सबके पास होता है। बिकॉज गोल्ड हमारे यहाँ पोजेशन होना अपने आप में एक प्राइड का फैक्टर है। और जैसे कि विमेन है, आप भी हैं, मेरी पत्नी भी हैं, तो मतलब वेन एवर देर इज़ सम लिक्विडिटी ऑफ मनी, तो कहते हैं चलो आज चेन ले लें या कभी लॉकेट ले लें, या मतलब छोटा मोटा जो भी लोग ले लेते हैं। तो पोजेशन तो सबके पास है। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ से डिमांड और बढ़ेगी, या इतना महंगा हो चुका है गोल्ड कि अब इसकी डिमांड ही खत्म हो जाएगी? इसमें साइकोलॉजी बहुत काम करता है। जब सोना 50,000 था, जब 35,000 था, 35 से 50 गया था, तो कुछ दिनों लोगों ने नहीं खरीदा था। वहाँ पे एक स्लम्प आ गया था, मतलब बाइंग डल हो गई थी। फिर वो 50,000 न्यू नॉर्मल हुआ। फिर आप देखेंगे वो पड़ाव था हमारा 70-75 वाला था। कुछ दिन वहाँ पे मतलब लोगों ने बोला कि यहाँ पे खरीदारी मतलब नहीं होगी। लेकिन ओवरऑल जब हम अपना चार्ट देखते हैं, हम अपना डेटा देखते हैं, WGC का डेटा रेफर करें, तो हम 800 टन खरीदते थे। अब 800 से हम नीचे आते हैं 750 टन, ऊपर जाते हैं 850 टन। लेकिन ओवरऑल हमारी डिमांड जो है वो बनी हुई है। ज्वेलरी में डिमांड हर्ट हुई है, ये मैं कहना चाहूँगी कि ज्वेलरी में हमारी डिमांड हर्ट हुई है, वैल्यू वाइज नहीं लेकिन वॉल्यूम वाइज हमारी हुई है। लेकिन उसको कवर अप करता हुआ दिखता है सेंट्रल बैंक जो है वो दिखाई देता है। लेकिन सोना, मुझे लग रहा है कि जितनी भी गिरावट आती है, सोना ऐसी चीज़ है हमारे भारतीय संस्कृति में कि जन्म से मृत्यु तक इसका इस्तेमाल किया जाता है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर शादी भी होने वाली है तो 2 साल पहले वो सोना खरीद लेते हैं। अगर उनके पास लिक्विडिटी है तो वो 2 साल पहले सोना खरीद लेते हैं। तो मुझे लग रहा है कि डिमांड यहाँ पे थोड़ी सी हर्ट होगी, बहुत ज़्यादा हर्ट नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम गोल्ड प्राइसेस को बढ़ता हुआ देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम भूल जा रहे हैं कि हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो इसके साथ साथ जो हमारा परचेजिंग पावर है वो भी यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 18 कैरेट की ज्वेलरी आई, लेकिन अभी भी वो लोग 22 कैरेट की ज्वेलरी की डिमांड ज़्यादा करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजी है कि हमें लेना है तो शुद्ध लेना है। भले हम ऑफिशियल पर्पज़ से हम थोड़ा मतलब 18 कैरेट पहन ले, लेकिन जब यहाँ पे होता है कि रखना है जनरेशन वाइज, तो वो 22 कैरेट पे जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि डिमांड जब बहुत ज़्यादा स्टीप रैली आती है तो हर्ट होता है, थोड़ा करेक्शन आता है, तो फिर डिमांड वहाँ पे रिवाइव होती हुई नज़र आती है। और ये जब हम देखते हैं गोल्ड की डिमांड में, जैसे हम WGC को रेफर करते हैं, तो वहाँ पे आपको सीधा सीधा वो दिखता है। लेकिन डिमांड ज्वेलरी का यहाँ पे थोड़ा सा हर्ट हुआ है। वंदना जी, एक बात बताइए, आपने कहा कि ज्वेलरी की डिमांड हर्ट हुई है,
क्या उस डिमांड को कॉम्पनसेट ईटीएफ ने नहीं किया, क्योंकि ईटीएफ और गोल्ड बीज की अवेयरनेस भी बढ़ी है। सो एक तरफ डिमांड कम हुई फिजिकल ज्वेलरी की, लेकिन जो लोग फिजिकल ज्वेलरी अफोर्ड नहीं कर पा रहे ड्यू टू द प्राइस स्ट्रक्चर, उनके पास ईटीएफ और गोल्ड बीज एक ऐसी ऑप्शन है जिसमें वो अपना निवेश कर सकते हैं। आज इतना इंस्टाग्राम पे भी आ रहा है, 100 रुपये भी हैं तो आप डाल सकते हो उसमें। सो क्या वो कॉम्पनसेट नहीं हुआ? ये बहुत बड़ी बात आपने कही, और ये आपने नब्ज पकड़ी है जो भारत में कैसे निवेश किया जा रहा है और पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है। इसके पीछे मैं कहूँगी कि ये एक ऐसा एसेट क्लास है जिसमें जेनजी भी है। अब यहाँ पे ये जो ईटीएफ है, अब देखा होगा आपने यहाँ पे कि जनधन अकाउंट आ गया, इंटरनेट का एक्सेस गांव-गांव में यहाँ पे हो गया, डीमैट हमारे आ गए, लोगों में मतलब अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और जो यूनिक अकाउंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा खुल रहे हैं, और ईटीएफ का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, खासकर मैं बोलूँगी चाइना और इंडिया में, क्योंकि अब जो ईटीएफ का फ्लो ज़्यादा बढ़ रहा है परसेंटेज वाइज, वो यहाँ पे आपको एशियन कंट्रीज़ में बढ़ रहा है, इंक्लूडिंग इंडिया। तो ये आसान है, क्योंकि अगर आप 10 ग्राम के भी यहाँ पे सोने की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं 1.5 लाख हम खर्च कर रहे हैं, प्लस जीएसटी हमारा आता है। लेकिन जब आप ईटीएफ लेने जाते हैं तो उसके एक यूनिट का प्राइस होता है 110 120 के करीब, अभी जैसे चल रहा है। तो एक स्टूडेंट से लेके एक मिडिल क्लास, कोई भी क्लास उसको अपने अनुसार खरीद सकता है, और धीरे धीरे वो एसआईपी की तरह खरीद रहे हैं। और जैसे हम ब्रोकिंग में तो हमें पता चलता रहता है कि किस तरीके से वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं, और एसआईपी के तर्ज पे वो गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ को खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए कि 38% अगर ज्वेलरी डिमांड है गोल्ड की, तो कहीं ना कहीं आपको 36% आपको निवेश में आपको ईटीएफ डिमांड आ गया है, एंड दैट हैज इंक्रीज्ड थ्रू आउट द इयर्स। बिल्कुल। आपको डेरिवेटिव है, ईटीएफ है, तो इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है इट इज़ समटाइम्स बिगर देन ज्वेलरी डिमांड। तो वंदना जी, जैसे अभी हमने देखा कि फर्स्ट क्वार्टर में जनवरी में गोल्ड ने भी एक हाई बनाया, सिल्वर ने भी एक हाई बनाया, तो जो लोग वहाँ स्टक हो गए हैं उन्हें क्या करना चाहिए? क्योंकि ये एक बहुत मेजर क्वेश्चन है, लोग सर्च करते हैं कि अब प्राइजेस क्या आएंगे। तो ईयर एंड में आप क्या देख रहे हैं, क्या गोल्ड 2 लाख टच करेगा पहले, या सिल्वर 5 लाख टच करेगा पहले? मुझे लग रहा है कि गोल्ड में 2000 अगर जनवरी की हम बात करें 2026 की, तो जो रैली की शुरुआत हुई थी वो कहीं ना कहीं 3,2800 से हुई थी। इंटरनेशनल मार्केट की अगर हम बात करें तो 2800 से वो 5600 के करीब गया था, लगभग हम लोगों ने दुगुना होता हुआ उससे देखा है। तो वहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग का भी हम लोगों ने माहौल आता हुआ देखा। फिर यहाँ पे काफ़ी मार्जिन्स भी लगे थे, एक मतलब लिक्विडिटी जो थी वो यहाँ से मिस हो रही थी। और अगर हम यहाँ पे बात करें अपने बाज़ार की M6 की करें, तो हम लोगों ने 70,000 से लगभग हम लोगों ने 180,000 तक का एक मूव आता हुआ देखा। तो एक तो यहाँ पे प्रॉफिट भी बुकिंग हुई थी, कुछ फैक्टर्स भी आ गया, वॉर भी आ गया। अब ये चीज़ें नॉइजेज है, ये सेटल डाउन हो रही है। जैसे वॉर को लेके भी अब पीस टॉक यहाँ पे शुरू हो गया है, डॉलर इंडेक्स को लेके भी था कि एक बहुत हायर जोन में जा रहा है, वो भी अब यहाँ स्टेबल होता हुआ दिख रहा है। दूसरी चीज़ थी कि केविन वॉश की अभी स्पीच आई, उन्होंने बोला कि इन्फ्लेशन कूल डाउन हो गया, क्योंकि क्रूड प्राइसेस मेजर कंसर्न था। वो भी हम लोगों ने 120 से अब 70 से $65 वाले इसमें आने देखा है। इससे क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट हाई की जो स्थिति थी वो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी अब कम होती हुई दिख रही है। तो जो सेकंड हाफ है वो यहाँ पे अब एक ट्रेडिशनली भी गोल्ड और सिल्वर के लिए एक अपसाइड लाता है सीजनैलिटी वाइज। शुरुआत होती है अगस्त से, जब यहाँ पे इंडिया और चाइना का एक ट्रेडिशनल बाइंग की शुरुआत होती है। अब ये परफेक्ट टाइम है, जो ऊपर में स्टक है, सपोज 160 पे स्टक है, 1,60,000 के करीब, हमारा जो बेस बनना चाहिए वो 1,30,000 40,000 के बीच में एक बेस बनना चाहिए। अगर उनके पास लिक्विडिटी है तो वो यहाँ से, चाहे ETF हो, वो यहाँ से एवरेज करके चल सकते हैं। जो फिजिकल में है उनके लिए मैं कहूँगी कि उनका जो वेटिंग पीरियड है वो 2 से 3 महीने का रहेगा, और सबसे जो एक्टिव मतलब क्वार्टर होता है गोल्ड और सिल्वर के लिए वो 4th क्वार्टर ऑफ एनी कैलेंडर ईयर होता है। दोस्तों, शायद मैं परिचय देते वक्त एक बात स्लिप कर गया था कि वंदना जी जो हैं ये SMC, आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसमें कमोडिटीज़ को हेड करती हैं, सेबी रजिस्टर्ड आ रहे हैं, तो आप इनकी एडवाइस पे ट्रस्ट भी कर सकते हैं, और क्योंकि इनका तजुर्बा इतना लंबा है तो आप यकीन भी कर सकते हैं। तो आपका कहना यह है कि 1,30,000 to 40,000 के आसपास गोल्ड का बेस है, अगर वहाँ पे वो आता है तो आप वहाँ पे एवरेज आउट उसको कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा वंदना जी, ये तो हुई गोल्ड की बात। करेक्शन हमेशा हमने सिल्वर में बहुत एक्सट्रीम में देखी है, तो वहाँ पर लोगों को कैसे केयरफुल रहना चाहिए? अगर कोई रैली आती है तो क्या वो साइंस हैं जिससे ये पता चले कि इस रैली में हमने मैक्सिमम इतना कवर कर लिया है, अब हमें सेफ होके निकल जाना चाहिए? बिकॉज जिस इंसान ने 2 लाख पे सिल्वर लिया होगा, वो 4 लाख तक तो कोई भी नहीं बैठा होगा। अगर बाई चांस कोई बैठा भी है तो 1-2 दिन में तो बहुत मेजर फॉल आ चुका था, तो उन लोगों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे?
मैं कहूँगी कि कभी भी इन कमोडिटीज़ के फंडामेंटल्स को आप जानें और लॉजिकली यहाँ पे चले। जैसे कि इस बार जो काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही थी, वो बातें हो रही थी एआई को लेके था, डेटा सेंटर को लेके था, ईवीज़ को लेके था, फिर क्रिटिकल मिनरल्स को लेके था। अब एक ही साल में सिल्वर की 3 कहानी हो गई। पहले तो वो प्रेशियस मेटल में थे, फिर वो इंडस्ट्रियल मेटल्स में आते हैं, फिर वो क्रिटिकल मिनरल्स में आते हैं। और यूएस और चाइना जैसे लोग उस पर प्रतिबंध लगाने लगते हैं कि हम इसे अपने बाहर एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे स्कैरसिटी की बात हो गई। फिर लोगों को इसने एक स्ट्रैटेजिक मेटल बना दिया। इंडिया में अब आरबीआई ने, सेबी ने अब ये अलाउ करा कि अब आप सिल्वर के बिहाफ पे कोलैटरल लोन ले सकते हैं। तो एक जो कमोडिटी जो पहले छोटी मोटी प्रेशियस मेटल हुआ करती थी, इंडस्ट्रियल मेटल थी, उसका रोल प्रेशियस मेटल, इंडस्ट्रियल मेटल से बढ़ते हुए क्रिटिकल मिनरल्स में आ गया, उसका स्ट्रैटेजिक मेटल्स में रोल आ गया। तो इसकी जो डिमांड थी वो हर जगह बढ़ने लगी। अब आप क्रोनोलॉजिकल में जाएँ तो आप देखेंगे कि जब यूएस ने बैन करा तो चाइना ने 3 दिन बाद बैन कर दिया कि हम अब एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये बड़ी बड़ी जो मतलब कंट्रीज़ थी वो बैन कर रही थी। एक फोमो भी आया और इसको मतलब रिजर्व क्रिएट करने की भी बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान देना होगा कि फंडामेंटली अगर मान लीजिए कि किसी चीज़ की डिमांड बढ़ रही है तो वो एक साल में मतलब वो 8 गुना 10 गुना नहीं हो सकती हैं। वो धीरे धीरे डिमांड बढ़ता है और डिस्ट्रक्शन भी धीरे धीरे होता है। और डिस्ट्रक्शन तब बहुत जल्दी होगा जब आपको उस कमोडिटी का सब्स्टिट्यूट आ जाएगा। अब एक एग्जांपल मैं दूं, निकल के केस में निकल का प्राइस आपको मतलब 300-400 से 2250 तक चला गया। बिल्कुल सर, आपने वो रैली देखी होगी और उसके बाद वो नीचे 300-400 तक आया था। अब इतना फॉल तभी आता है जब उसके सब्स्टिट्यूट आ जाए मार्केट में, और निकल का सब्स्टिट्यूट चाइना ने लाया था पिग आयरन, और जैसे ही वो यूज़ होना शुरू हुआ फिर वहाँ से हम लोगों ने क्रैश आता हुआ देखा। तो इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना होगा जब हम अपना इतना बड़ा अमाउंट निवेश कर रहे हैं। और वहाँ पे हमें समझना होगा कि $40 $35 की कमोडिटी एक बार $120 होती है, हमें 80 मिल रहा है, 95 मिल रहा है, हमें वहाँ पे निकलना है डिसिप्लिन्ड वे में। क्योंकि जब क्या होता है, एक मैं नॉइज़ की बात करती हूँ, जब सिल्वर $120 थी तो $200 की बात हो रही थी। बिल्कुल। आज सिल्वर $70 जैसे ब्रीच करा है इसने, तो यहाँ पे $35 की भी बात हो रही है कि $35 वापस आ जाएगा। ना तो $35 आता है और ना वो $200 आता है। हमें लॉजिकली वहाँ पे फंडामेंटली देखना होगा कि कितना रिटर्न आता है, कितनी डिमांड बढ़ी है और उस हिसाब से प्राइस एक्शन क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे जाना चाहिए। अब जैसे ये कमोडिटी ने 18% के CAGR से पिछले 25 साल में रिटर्न दिया है। अगर अभी मुझे लगेगा कि सिल्वर ने अभी से ही, अभी ये करेक्शन वाला फेज़ है, अगर इतना रिटर्न आ रहा है 15 to 18%, तो मैं बोलूँगी कि अब आप यहाँ पे प्रॉफिट को लीजिए और फिर आप अपना मतलब एक वेट एंड वॉच वाली स्ट्रैटेजी में आइए कि अब नेक्स्ट यहाँ पे रैली क्या हो रही है, क्या न्यू ट्रिगर्स बन रहे हैं और किस तरीके की मूवमेंट अब यहाँ पे दिखाई देती है। वंदना जी, जैसे आपने गोल्ड का बेस बताया, तो अभी सिल्वर का क्या बेस है जहां तक आए तो आप अपना एवरेज आउट कर सकते हो? ये यहाँ पे बहुत क्रिटिकल लेवल्स पे है और मुझे लग रहा है कि 55 से $52 ये हम मान के चलेंगे जहाँ पे कि सिल्वर जो है वो यहाँ पे स्टेबल हो सकती है। और जब कभी हम बात करते हैं ना, तो हमें एक बार ही देखना चाहिए कि उस चीज़ का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। अगर आप सिल्वर में ले, क्योंकि हम सिल्वर की बातें करते हैं, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको $15 से $17 तक आता है, कहीं ये $20 आ सकता है। तो हमें देखना होगा कि ये कितना ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकता है। और दूसरी चीज़ है, अगर आप गोल्ड की बात करेंगे तो मतलब इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि ये $1500-1700 का इसका कॉस्ट आता है, वेरी करता है कंट्री टू कंट्री। जितना डीप माइंस होगा उतना ज़्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसका ज़्यादा होगा। तो मुझे लग रहा है कि बेस कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको $50 $55 के बीच में बनेगा। लेकिन इस बार फिर से आपको अगर मतलब $85-90 वाला रेंज आ रहा है तो वहाँ पे आपको ग्रेजुअली निकलना भी चाहिए। दोस्तों, सिल्वर में शायद वन्ना भी इस चीज़ को एग्री करेंगी कि जब जब एक अपवर्ड रैली बनती है, क्योंकि मैंने खुद देखी है, पहले 2012-13 में 10-15-20 हज़ार हुआ करती थी, 72,000 तक गई। और अगर मैं डॉलर टर्म्स में बात करूं तो $49 का इसका हाई था। पहले 50 था जो आज से 40 साल तक लगा, फिर उसके बाद $49 49 पॉइंट कुछ डॉलर रहा और फिर वहां से एकदम $20 आ गई थी। अब आप लोग शायद अगर नहीं देखे हैं तो पीछे जाके ईयरली चार्ट लगाइएगा, सब दिख जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, जब ये ऊपर जा रही होती है तो सब लोग चिल्लाने लगते हैं और टीवी से लेके सब लोग यही एनालिस्ट कह रहे होते हैं कि इसकी तो इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रही है, इसकी सोलर डिमांड बढ़ रही है, इसकी AI बढ़ रही है, इसकी सब मतलब बेइंतहा इसकी डिमांड बढ़ने लग जाती है। फिर अभी आपने एक वर्ड खुद यूज़ किया कि वॉर की वजह से
बिल्कुल। ये ऊपर जाना चाहिए, लेकिन इस बार देखा गया कि वॉर के चक्कर में भी गोल्ड नीचे आ रहा था। ठीक है, जब ये ईरान और बिल्कुल, इजराइल की वॉर हुई, इजराइल की। लोग अक्सर क्या करते हैं, जैसे ही कहीं भी वॉर होती है वो खरीद लेते हैं। और ये मैंने तो देखा हुआ है जब से ये पुर्तगाल, इटली, क्योंकि जब दोस्तों आपको नहीं पता होगा मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं उस वक्त तब भी कमोडिटी करता था, 4-4.5 हज़ार होता था, 16,000 आ गया था गोल्ड, और उसको इन्होंने नाम दिया था पिग्स, यानी कि पुर्तगाल, इटली, ग्रीस और स्पेन बर्बाद हुए थे। तो जब जब कोई कंट्री बर्बाद होती थी गोल्ड बढ़ता था, और जहां भी कहीं लड़ाई होती थी गोल्ड बढ़ता था, ऐसा देखा गया है। इस बार जब लड़ाई हुई तो लोगों ने फिर से भरा, और इस बार तो खेला हो गया। खेला हो गया, तो बिल्कुल। अब लोग ये कह रहे हैं, एक तरफ आप ही ने अभी ये बात कही कि सेंट्रल बैंक खरीद रहे हैं, एक तरफ लोग भी खरीद रहे हैं, एक तरफ ड्यूटी भी बढ़ गई है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग लॉस में हैं, क्योंकि बाजार एक नेगेटिव टेरेंट में चला जा रहा है। बहुत से मेरे भी जानने वाले हैं जो 4 लाख, 4,10,000, 4,20,000 पे फंसे पड़े हैं चांदी में, और अभी तक होल्ड करके बैठे हैं। 20 लाख रुपए का नुकसान ले लिया। एक तो बंदा मेरे को मिला जिसका 9 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। तो क्या इन लोगों को, पहला चीज मैं आपसे जो पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप सेबी रजिस्टर्ड भी हैं, आप एसएमसी को हेड भी करती हैं कमोडिटीज के लिए, पहला सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा, तो क्या ये यूफोरिया जो बनाया जाता है डिमांड के नाम पे, ये झूठ होता है और ये सब ऑपरेटर गेम होता है? पहली चीज। दूसरा, जब अब लड़ाई खत्म हो गई है, डॉलर की डिमांड कम हो गई है क्योंकि क्रूड का प्राइस नीचे आ गया है, अब अगर यहां से गोल्ड ऊपर भी जाता है और मोदी जी ने एक दिन आके अनाउंसमेंट कर दी कि हम ड्यूटी कम कर रहे हैं, तो फिर गिर जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि प्राइस तो अभी फैक्टर है ना, जो ड्यूटी इंपोर्ट बढ़ा है। तो दूसरा मेरा सवाल ये हो गया। तीसरा, क्या वाकई में लोग कमा पाएंगे सोने चांदी में? क्योंकि जो फिजिकल ले रहा है वो तो कमा पा रहा है, लेकिन एमसीएक्स पे नहीं कमा पा रहे लोग। सारे सवाल का एक एक करके सर जवाब हाँ, देती एक हूँ। एक करके ही दीजिए आप प्लीज। पहले पिक्स से शुरू करते जी। हैं, क्योंकि आपने सारे कंट्री के नाम लिए। इसमें मतलब पोर्टुगल है, इटली है, ग्रीस है और फिर आपका स्पेन है। तो ये 4 कंट्रीज थी। इनका क्रूड से कोरिलेशन नहीं था। जब ये मतलब हुए थे तो इकोनॉमी बर्बाद हुई थी, और फिर यहाँ पे क्या होता है, इंटरेस्ट रेट कट का साइकिल शुरू हो जाता है। जब भी मतलब मरीज बीमार पड़ता है तो ग्लूकोज देते हैं, और यहाँ पे ग्लूकोज है अपना इंटरेस्ट रेट कट कर देना, या फिर मतलब स्टिमुलस दे देना। अब यहाँ पे मनी फ्लो अपना बढ़ता चला जाता है, M2 अपना बढ़ता चला जाता है। जब भी M2 अपना बढ़ेगा तो गोल्ड जो है वो ऊपर जाना ही जाना है। आज आप M2 कम कर दीजिए, गोल्ड नीचे आ जाएगा, और बीच में ऐसा हुआ है। मतलब थोड़ा सा बता दीजिए M2 क्या होता है? मनी सप्लाई मतलब जो अपना है। लेकिन अब आपने बोला यूएस और ईरान और इजराइल वाला बोला, अब यहाँ पे मामला चेंज हो गया। ये आ गया यूरोप से हम चले आए, मिडिल ईस्ट चले आए। मिडिल ईस्ट का मतलब है तेल। यहाँ तेल का खेल है, ये जो खेला हुआ ये तेल के खेल से हुआ है। अब यहाँ पे आ गया, अब दूसरा तीसरा कॉन्सेप्ट अपना आ गया पेट्रो डॉलर का। क्योंकि एक बार ये जो एग्रीमेंट हुआ था, मतलब यूएस ने कहा कि जितना भी क्रूड का जो ट्रेड होगा वो मतलब डॉलर टर्म्स में होगा। हालांकि वो पेट्रो डॉलर वाला मतलब कि जो कॉन्सेप्ट था वो मतलब ख़त्म भी हुआ, लेकिन उसका प्रभाव रह गया। अब जैसे ही यहाँ पे क्रूड आना बंद हो गया तो सबसे बड़ा सप्लायर कौन? सबसे बड़ा सप्लायर यूएस। वो चाहेगा डॉलर में। डॉलर की डिमांड बढ़ी तो अपने आप गोल्ड और सिल्वर यहाँ पे कम होता हुआ नजर आया। ये डिपेंड करता है कि किस कंट्री का जियोपॉलिटिकल टेंशन है और वो कंट्री किस चीज़ में डील करती है, वहाँ पे फ़र्क आता है। अब जैसे कि रशिया यूक्रेन का हुआ, थोड़े दिन तो तेल बढ़ा था, अच्छा खासा बढ़ा था, लेकिन उस पर सबसे ज़्यादा फ़र्क आ गया था एनजी पे आया था। सर आपको याद होगा कैसे मारामारी हो गई थी यूरोप में, और बिल्कुल मतलब कि वो कह सकते हैं कि क्राइसिस सिचुएशन में थे। नहीं तो उन्होंने तो अभी, रशिया ने तो अभी भी वो 3 पाइपलाइन जो थी उनकी, अभी एक ही चल रही है, 2 तो उन्होंने अभी भी ब्लॉक कर रखी हैं ताकि प्राइसेस इन्फ्लेटेड रहे। भाई रशिया ने तो जितना वार में लूज किया उतना उन्होंने गैस का रेट बढ़ा लिया, वो तो अपना कवर करते जा रहे हैं लॉस को। अब उन्होंने तेल से भी कमाया तेल से भी उन्होंने कमाया है। तो किस देश का जियोपॉलिटिकल टेंशन है, ये कमोडिटी प्राइसेस को बड़े अच्छे से मतलब यहाँ पे ड्राइव करता है। क्योंकि अब वहाँ पे कहीं भी आएगी तो सबसे बड़ी बात है कि कैसे ठीक करना है, इंटरेस्ट रेट कम कर देना है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए। अब वहाँ पे आप स्टिमुलस ला रहे हैं तो आपका जो मतलब मनी है वो ज़्यादा प्रिंट हो रहा है। जैसे ही आपका इन्फ्लेशन उससे बढ़ेगा ना, आपका गोल्ड प्राइसेस जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वही है कि गोल्ड इज़ मतलब हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन उसका उनका कोर मतलब रोल है, वो चीज़ वहाँ पर आता है। लेकिन यहाँ पर तेल ने जो है ना इकोनॉमी को यहाँ पे ध्वस्त किया। और वैसे सिचुएशन में अगर घर में भी कोई परेशानी होती, सबसे पहले हम सोना को मॉर्गेज करते हैं। लेकिन एक बात और भी मैं बोलूँ, टर्की बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। उसने सोना को मॉर्गेज किया
थोड़ा सा स्टेबल हुआ, विद इन अ मंथ उसने सोना वापस ले लिया। यही हम घर में भी करते हैं। जब क्राइसिस सिचुएशन आता है, मॉर्गेज रखते हैं, पहले सुनार के पास हम जाते थे, हम उसे मतलब ब्याज देते थे, लेकिन बोलते थे कि वो सोना हमें, हमारी मतलब कि धरोहर है, उसे हमें वापस लाना है। वो हम उसे वापस ले आते थे। ऐसा इंडिया ने भी किया, हमने मॉर्गेज रखा, उस सोना को हम वापस ले आए। तो ये चीज़ें हैं, ये इसको डिराइव करती हैं, इसके डिमांड को डिराइव करती हैं। तो यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स बहुत काम किया, लेकिन किस कॉन्टिनेंट का जियो पॉलिटिक्स है, ये सोना पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। दोस्तों, स्टिमुलस क्या होता है? मैडम ने एक वर्ड यूज़ किया। स्टिमुलस वो होता है कि जब देश में किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या होती है तो सरकारें जो है, सेंट्रल बैंक जनरली, मतलब सेंट्रल बैंक जैसे अपने आरबीआई है, आप लोगों को ध्यान होगा कोविड के टाइम में मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का एक स्टिमुलस अनाउंस किया था। इसी को कुछ लोग बेल आउट भी बोलते हैं, कुछ स्टिमुलस बोलते हैं, कुछ पैकेजेस बोलते हैं, कुछ सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता बोलते हैं। सबका मतलब एक ही है। जैसे गार्जियन हमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो बोलते हैं ना अपने बचे हुए में से कि ये लो, जी जी जी, ये अपने आप को तुम संभालो। वो पेरेंट्स हमारे गवर्नमेंट हो गए। चलिए, बहुत हुई बात सोने चांदी पे। अब आते हैं, और भी बहुत सारे मेटल हैं जिसमें कॉपर है, एल्युमिनियम है, निकल है, लेड है। इसके बाद एनर्जी में आता है क्रूड और एनजी। तो ये सब मिलके बनता है एमसीएक्स का मेटल और एनर्जी जो है। और इसके अलावा मेंथा और ये सब भी इसमें ही आते हैं। कुछ एग्री कमोडिटीज भी आती हैं। और एक पहले तो आलू वालू और ये सब भी ट्रेड होता था एनसीडीएक्स में, वो शायद बंद हो गया है। हाँ, वीट था, राइस था, हाँ, लेकिन ऑयल अभी सीड्स थे, यस, और कॉटन वगैरह है अभी, कॉटन भी है अभी। हाँ, स्पाइसेस हैं सर, स्पाइसेस भी हैं, कार्डेमम इलायची ट्रेड होती है। गुआर गम में तो हमने 2.5 लाख भी देखी है। गम दिया है उसने, गम दिया है उसने कई लोगों को। चलिए, तो बात करते हैं कॉपर की। क्या भविष्य दिखता है आपको कॉपर का, और क्या लगता है कि कॉपर में भी बहुत सारे लोग ऊपर के रेटों पे फंसे बैठे हैं और अपनी पोजीशन को कैरी भी कर रहे हैं? कॉपर सर विश्वसनीय कमोडिटी है ये, और आप बोलेंगे कि ऐसे विश्वसनीय कमोडिटी है, इसने 1480 का हाई लगाया है। इतने क्राइसिस के बाद भी अगर इसने एक डाउनफॉल दिया है तो कहाँ तक का दिया है? 1280 का दिया है। जबकि गोल्ड को अगर देखा जाए तो 180 से, उसने भी 140 का, बहुत ज़्यादा मतलब उसने क्रैश नहीं देखा है। सिल्वर ने देखा है। कॉपर विश्वसनीय कमोडिटी ऐसी है क्योंकि कुछ ऐसे इसके यूजेस हैं क्रिटिकल, जहाँ इसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता। जैसे सोलार में थोड़ा पतला चांदी का तार लगाने लगे हैं हम लोग। जितना चांदी यूज़ करते थे, डिमांड डिस्ट्रक्शन हुआ, प्राइसेस ऊपर गए, तो वो थोड़ा पतला। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि आपको डेटा सेंटर का केबल है, उसके कूलिंग के लिए उसमें सिल्वर से ऊपर से एक कोटिंग की जाती है, वहाँ वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। कॉपर का वायर वहाँ यूज़ होता है, ईवीज़ में यूज़ होता है। तो जो जितने भी जो आप एलिट सेगमेंट कह सकते हैं, और जो क्रिटिकल जहाँ यूजेस है, आर्म्स हैं, वहाँ पे वो यूजेस, वहाँ पे कॉपर ही यूज़ होगा। नहीं, घरों में सब कॉपर ही यूज होता है, बिजली की वायर्स तारों हैं, में, और मोटर में तो आप कॉपर ही यूज करते हैं, क्योंकि अगर आपकी 20 किलोवाट, 1000 किलोवाट, 500 किलोवाट की मोटर है तो उसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, करना ही पड़ेगा। कॉपर का यूजेस, जनरेटर्स में सब कॉपर ही यूज होगा, टरबाइन्स में सब कॉपर ही यूज होगा। अच्छा, देश का सबसे बड़ा आबादी वाला चाइना, जो वर्ल्ड फैक्ट्री, वो अभी भी अपना जो मतलब इंफ्रा है वो बढ़ा रहा है, और पीछे पीछे हम आ गए। अब हम वर्ल्ड फैक्ट्री के उसमें जाने जा रहे हैं कि अब यहाँ पे जो सारा पूरी दुनिया का ध्यान है वो इंडिया की तरफ है। चाहे आपको हाईवेज हो, चाहे डेटा सेंटर्स हो, एक डेटा सेंटर अपना मतलब गूगल यहाँ पे स्टार्ट करेगा तो वहाँ पे लगभग 10,000 टन कॉपर की जरूरत पड़ेगी फेज एक डेटा सेंटर में। वंदना जी, इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कॉपर आपने कहा कि एक विश्वसनीय कमोडिटी है, लेकिन कॉपर बाय करने का क्या तरीका है? उसका कोई ईटीएफ नहीं है जी, कम पैसे में हो नहीं सकता। अगर आप एमसीएक्स पे करते हो तो वो थोड़ा रिस्की भी रहता है, क्योंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व है, मूवमेंट ज़्यादा होती हैं। तो उसका क्या ऑल्टरनेट है? स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में है? वो सर बताएंगे। क्योंकि मैंने इस बार रैली देखी है ना, बिल्कुल रेप्लिका है। हिंदुस्तान कॉपर ले लीजिए। मैं बताता हूँ, देखिए, कॉपर का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है दोस्तों, मैं गलत नहीं बोलूँगा, क्योंकि जब आप किसी कॉपर की कंपनी में निवेश करते हैं और वो किसी वजह से उसका, आप लोग लग रहा है कि आप कॉपर में निवेश कर रहे हैं, लेकिन अगर उस कंपनी ने उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, यानी कि उसका प्रॉफिट नहीं आया, उसके खर्चे बढ़ गए, या कोई मैनेजमेंट इशू हो गया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू हो गया, तो पता लगा कॉपर तो बढ़ रही है लेकिन वो कंपनी का शेयर गिर रहा है। तो आप उसको कभी भी रेप्लिका ना समझे। अगर आपको ट्रेड करना है तो कॉपर कॉपर ही है, कॉपर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हाँ, गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ अवेलेबल है, कॉपर का कोई ईटीएफ भी नहीं है। काफी डिमांड गई थी, मतलब कि ईटीएफ शुरू किया जाए सेबी के लिए, एनजी, क्रूड और कॉपर के लिए। हम लोगों ने भी काफी मतलब जोर दिया था। लोग तब है कि आप कंपनी में रेप्लिका नहीं कह सकते, लेकिन आप वहाँ पे उस प्राइस को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन उस कंपनी के अपने भी
लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस हैं, लेकिन परफॉर्मेंस है। एक और चीज है ना, बिल्कुल। ईटीएफ इसलिए नहीं आ पा रहा, मैंने भी वो रिपोर्ट पढ़ी थी कि स्टोरेज एक बहुत बड़ा दिक्कत है कॉपर का। और कॉपर में दोस्तों एक चीज शायद आपको पता है, मैम को तो पता ही होगी, कि कॉपर अगर आपने मान लीजिए 100 किलो कॉपर है, इसको रख दिया, अगले साल ये 98 रह जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कॉपर पे वो हरा हरा झड़ता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसका प्रोसेस ऑक्सीडेशन है। जैसे ब्रास आपका काला होके फिर हरा हरा झड़ने लगता है। और आपको बताऊं, जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी खड़ा है वो हमें हरा दिखता है, लेकिन वो कॉपर का ऑक्सीडाइजेशन है, इसलिए वो हरा हो गया। वो हरा है नहीं, वो कॉपर है। तो कॉपर जो होता है वो इट कीप्स ऑन लूजिंग इट्स वेट, दिस इज फर्स्ट। और सेकेंडली, इतना सोना आ गया, 1 किलो सोना कितने का, 2.5 करोड़ का या 2 करोड़ का। बिल्कुल 2 करोड़ की कॉपर के लिए पूरा स्टूडियो तो छोड़िए, हम कई, तो उसकी जो स्टोरेज कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि चांदी की, जबकि चांदी भी दोस्तों बहुत हैवी होती है। 30 किलो चांदी की ब्रिक इतनी सी होती है, मतलब आप उसे अपनी अलमारी में रख सकते हैं। वेट ज्यादा है, डेंसिटी बहुत ज्यादा है कॉपर की, इसलिए ईटीएफ नहीं आ रहा है कॉपर का। उसके यूनिट्स भी बहुत हो जाएंगे सर। हाँ, वो उसके यूनिट्स भी बहुत हो जाएंगे। अब आते हैं, वरना एक और बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटी है जो बहुत टाइम से लोग कर रहे हैं, वो है एल्युमिनियम, लेड और ये क्या कहते हैं, जिंक। बिल्कुल। तो जिंक तो प्योरली इंडस्ट्रियल मेटल है, एल्युमिनियम के तो बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन जिंक इज 100% इंडस्ट्रियल मेटल, क्योंकि जिंक का कोई काम नहीं है। तो इन तीनों को आप कैसा देखते हैं? जैसे वैसे तो निकल भी 100% इंडस्ट्रियल मेटल है, उसका भी कोई काम नहीं है। तो निकल, जिंक और लेड, इनको मार पड़ी है चाइना से। इन कमोडिटीज़ को थोड़ा बहुत अगर देखा जाए तो वहाँ के रियल एस्टेट में बहुत प्रॉब्लम रही है। डिमांड भी वहीं से आई थी, मतलब उभर करके, लेकिन बाकी इंफ्रा हमारा जो है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। चाइना में भी है, रियल एस्टेट की जब प्रॉब्लम आई थी तो आप देखे होंगे कि कॉपर ने काफ़ी दिनों तक एक रेंज रखा था और वहाँ की स्टोरीज़ बहुत आती थी। और अभी आप देखेंगे जैसे कि बात तो हो रही है मेटल्स की, मैं क्रूड पे हल्का बोलना चाहूँगी। चाइना अब यहाँ पे इम्पोर्टर, मतलब कि इम्पोर्ट कम कर रहा है, एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है। क्या चीज़? क्रूड का। क्रूड होता है उसके यहाँ? नहीं, वो इम्पोर्ट कर रहा है। और एक्सपोर्ट क्या करता है, रिफाइंड प्रोडक्ट्स कर देता है, जैसे कि इंडिया हो गया, या हाँ, इंडिया भी हम क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं और रिफाइंड प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर देते हैं। जैसे भूटान और नेपाल को हम देते हैं। बिल्कुल, अभी हम रशिया को दिए हैं, जब रशिया में भी क्राइसिस हुई है, रिफाइन करके। बिल्कुल अभी, हाँ। तो एक चीज़ ये है, इसी तरीके का जो एक पैटर्न था, ये हम लोगों ने बेस मेटल में देखा। पहले वो क्या करते थे, इंपोर्ट बहुत करते थे और एक्सपोर्ट कम करते थे, उनकी अपनी इकोनॉमी में कंजम्पशन थी। अब क्या है कि वो इंपोर्ट कर रहे हैं लेकिन ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं रिफाइंड प्रोडक्ट्स को, और उनको वैल्यू मिलती है, लेकिन उनकी अपनी इकोनॉमी में मतलब कंजम्पशन कम है। लेकिन इसको कॉम्पनसेट करता हुआ नज़र आ रहा है कुछ कंट्रीज़ हैं, जैसे कि आपको इंडिया है, वियतनाम है, कुछ यहाँ पे एशियन कंट्रीज़ हैं, और यहाँ पे आपको फिर से काम हो रहा है यूएस में भी, क्योंकि उनकी इंफ्रा बहुत पुरानी हो गई थी, तो कहीं कहीं रेनोवेशंस के काम भी हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये मेटल्स जो हैं, ये मेटल्स धीरे धीरे अब अपना जो एक रफ्तार है वो पकड़े हुए, और देखेंगे आप तो यहाँ पे उन्होंने जो 2022 का हाई था उसके पास हम दोबारा पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। तो वहाँ पे हम पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं, और डेफिसिट भी है इसमें। अगर आप जिंक की बात करेंगे, जिंक में 19,000 टन का डेफिसिट है। तो ये कमोडिटी स्कार्स होती जा रही हैं, और इनका आने वाला टाइम जो है ना, यहाँ पे डिमांड बढ़ती हुई नज़र आएगी। एक और कारण है, सिल्वर में लोग बोल रहे थे ना कि बहुत घबराए हुए हैं कि इस बार की रैली भी ऐसी ही रहेगी क्या। सिल्वर लगातार 6 साल से डेफिसिट में है, डिमांड बढ़ रही है और डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। वो तो शायद ईटीएफ पेपर उसकी वजह से है ना, क्योंकि जो लोग ईटीएफ खरीद रहे हैं, हाँ, हमारे यहाँ तो चलिए वो लोग उसको स्टोर कर रहे हैं जितना ईटीएफ में ले रहे हैं, लेकिन बाहर तो ये है कि अगर सबको डिलीवरी मांग ली तो हमारे पास, उनके पास तो माल ही नहीं है। तो वो भी एक मतलब बहुत बड़ा वो है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे जितना यहाँ पे डिप्लेट होती जा रही है, माइंस पुरानी होती जा रही है। पिछले 15 साल में नई माइंस आपने नहीं सुनी होगी कि नई माइंस कोई खुली है। तो जितना पुराना माइंस होगा उतना ज़्यादा कॉस्ट भी बढ़ता है और प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होता है। पहले आप देखते थे कि सोने का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर साउथ अफ्रीका था, अब वहाँ की माइंस बंद हो गई धीरे धीरे। तो ये एक मतलब कहते हैं कि नियति है, मतलब वहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो मुझे लग रहा है प्राइसेस अभी इसके अब हायर साइड में जाएंगे। एल्यूमिनियम में मैं थोड़ी सी वहाँ पे हूँ, क्योंकि एल्यूमिनियम के यूजेस बड़े अच्छे हैं। जितनी हल्की चीज़ें बनेंगी, रेसिंग कार से लेके एरोप्लेन, सबको चाहिए लाइट वेट। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि एल्यूमिनियम ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इंडिया से हम चाइना भेजते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आदित्य बिरला की एक कंपनी है, हिंडाल्को और नाल्को भी है हमारे इंडिया में, वो लोग भेजते हैं। और सारी जो माइंस हैं एल्युमिनियम की, जिसे हम वो कहते हैं बॉक्साइट बोलते हैं, क्योंकि मैं पहले केमिकल्स का ही काम करता था, तो ये सब मेरे बिल्कुल जानने वाली चीज़ें हैं।
तो बॉक्साइट की जितनी है ये सब आसाम और ये जो अपने यहाँ हैं, मतलब जैसे झारखंड वगैरह में भी कुछ है। झारखंड में भी है, 7 सिस्टर्स जिसे Seven बोलते हैं, वहाँ Sisters। पे ज़्यादातर हैं। तो ये इन तीनों का आप जो कह रहे हैं ना, ये मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे उड़ीसा निकल थोड़ा उड़ीसा सा उड़ीसा में है, सॉरी उड़ीसा में। उड़ीसा में है सबसे ये बड़ी आपको मयूरभंज साइड में भी मतलब कुछ तो है। और निकल मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा स्टेबल होएगा। स्टेबल होएगा। लेड में मार पड़ी थी लिथियम की, क्योंकि लेड तो बैटरी में यूज़ होता है। फिर लिथियम आया, लिथियम के बाद जब लिथियम बिल्कुल 400-500% बढ़ गया, वहाँ से क्रैश आया। और वहाँ से क्रैश आया क्यों? क्योंकि सोडियम आयन बैटरी बढ़ गई, बनने शुरू हो गई। तो मैं तभी कहती हूँ, जो कमोडिटी में जब बहुत बड़ा क्रैश आया, तो आप देखिए कहीं सब्स्टिट्यूट तो नहीं बन रहा है इसका। दैट इज अ वेरी वैलिड पॉइंट कि भी सब्स्टिट्यूट अगर आएगा तो नो डाउट वो अब साइकिल देखिए, लेड बहुत हायर प्राइस पे होता था, इसके बाद लिथियम बैटरीज बनने लगी। लिथियम बैटरीज में जैसे ही पैनिक आया, उन्होंने स्टोर करना शुरू किया, फिर इन्वेंशन हुआ, फिर आगे काम हुआ, फिर सोडियम आयन आ गया। तो सोडियम आयन आ गया तो लिथियम बिल्कुल अब चार्ट पे नीचे की तरफ आपको दिखेगा। अब उसके बढ़ने के बहुत चांसेस हैं नहीं, जब तक कि उसके दूसरे यूजर्स यहाँ पे आने शुरू हों। तो कमोडिटी में ट्रेड कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूट पे यहाँ पे काफ़ी मतलब ईगल आई रखना होगा। तो आपने जैसे कहा सोना चांदी में हम लोग विश्वसनीय हैं दोनों, इधर बेस मेटल में आपको कौन सी कमोडिटी अच्छी लगती है? मुझे कॉपर और जिंक बढ़िया लग रहा है। कॉपर और जिंक अच्छा बहुत लगता है, बढ़िया। मतलब इनका प्रोस्पेक्ट अच्छा है बहुत। चलिए अब आते हैं एनर्जी पे, यानी कि क्रूड ऑयल जो कि मूलभूत आधार है जीवन का, और नेचुरल गैस, इन दोनों के विषय में आपको क्या लगता है? नेचुरल गैस जो यहाँ पे निवेश करते हैं या जो ट्रेडिंग करते हैं ना, उनसे मैं दो चीज़ बोलती हूँ। अच्छी कमोडिटी है, सीजनैलिटी पे चलती है, पीक समर सीज़न हो, पीक विंटर सीज़न हो, चलेगा, बाद में शांत हो जाता है, एक रेंज में आ जाती है। उसमें है कि आप 15 दिन का यहाँ पे वेदर फोरकास्ट होता है, वो आप देखिए, और आपको आ जाता है इन्वेंट्री का डेटा, जो कि नाइमेक्स पे मतलब हमें आ जाता है, EIA के वेबसाइट्स पे आ जाता है। अगर दोनों चीज़ें, इन्वेंट्री कम हो रही है, 5 ईयर्स के एवरेज से कम हो रही है, और यहाँ पे आपको हाई डिमांड जोन में है, ये कमोडिटी बड़े अच्छे से चलती है। और जैसे जैसे इन्वेंट्री जब मतलब कि बनाने का समय आता है, जब स्ट्रैटेजिक रिजर्व को क्रिएट किया जाता है, तो उसके प्राइस साइकिल जो है ना, वो नीचे की तरफ जा रहा है। अब जैसे अभी मैं नेचुरल गैस में बोलूँगी, नेचुरल गैस मुझे अच्छी कमोडिटी लगती है। अब धीरे धीरे ये जा रहा है, समर सीजन में जा रहा है, तो अभी जैसे मैं बता दूँ, बिल्कुल लोअर साइड से ये उठ रहा है, 236 से इसने उठना शुरू किया, पीक आते आते ये 450 देखेगा, और वहाँ से एक लोअर साइड जाएगा, क्योंकि साइक्लिकल है कि यहाँ से इनका डिमांड बढ़ेगा, मतलब कि रिजर्व कम होगा और टेम्परेचर हायर साइड रहेगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप मेरे से पूछेंगे कि नेचुरल गैस क्या लग रहा है लंबे समय के लिए, नेचुरल गैस बिल्कुल रेंज में रहने वाली कमोडिटी है। अब यहाँ पे क्योंकि इसके जो रिजर्व्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी चीज़ है कि इसको एक चीज़ बहुत वो होता है, क्रूड को हम शिप कर देते हैं, टैंकर्स के थ्रू हमने भेज दिया। नेचुरल गैस में ज़्यादा चाहिए होता है पाइपलाइंस, तो इसको जो ट्रांसपोर्टिंग का जो एक इसका जो प्रक्रिया है ना, वो इससे लेस वाइबल बना देता है। तो ज़्यादातर तो अब पाइपलाइंस बन रहे हैं, जितना जितना बनेगा उतना ज़्यादा इसकी डिमांड जो है वो बढ़ती हुई नज़र आएगी। और एमिशन इसका क्रूड से कम होता है, क्योंकि फॉसिल में ही आता है, लेकिन क्रूड से कम इसका एमिशन है, तो लोग इसे प्रेफर तो मतलब कंट्रीज़ कर ही रही हैं। तो धीरे धीरे इसका डिमांड बढ़ेगा, लेकिन क्रूड में मुझे लग रहा है कि क्रूड $60-65 पे आके इस बार रुक जाएगा। क्रूड में गलट है, लेकिन जो हर्ट हुआ है, जो यहाँ पे सी माइंस लगे हैं, ईरान ने लगाए हैं हॉर्मुज़ में, उससे क्लियर करने में कम से कम 6 महीने का टाइम लगेगा। और कुछ जो डैमेजेस हैं वो पावर प्लांट्स में उन्होंने करा था, क्रूड के रिफाइनरीज पे करा था, इट विल टेक मंथ्स टू ईयर्स। तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एक हायर लोज बनता हुआ आएगा नज़र, और वो स्टेबिलिटी आएगी आपको $62 से लेके $75 तक के बीच में। तो क्रूड अब यहाँ पे नीचे आएगा और स्टेबल होता हुआ नजर आएगा, और ये हमारी इकोनॉमी के लिए बढ़िया है। वंदना जी, हमने सारी कमोडिटीज़ की बात करी, नेचुरल गैस की बात करी, एल्यूमिनियम इसकी, कॉपर की बात करी। इसमें जो MCX में देखा गया है कि इसमें एक बड़ा पैसा इन्वॉल्व रहता है, बिल्कुल, क्योंकि मार्जिन्स भी अच्छे जाते हैं, M2Ms भी अच्छे जाते हैं। क्या कोई ऐसा वे आउट है जिससे कि कम पैसे से भी लोग MCX में निवेश कर सकें? MCX में एक तो ऑप्शन में भी आप कर सकते हैं, प्रीमियम कम लग जाता है इसमें। दूसरी चीज़ है कि जब हम MCX की बात करते हैं, एक प्रोडक्ट पे बहुत सारे मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अब जैसे मैं एक गोल्ड ले लूँ, एक गोल्ड में आपको गोल्ड
मेगा है जिसमें हम 1 केजी करते हैं, उसका बहुत बड़ा वैल्यू बन जाता है। जितना आपका टोटल वैल्यू बनेगा उतना का आप समझ रहे हैं कि 10% हमारा मतलब कि इन टोटल हमारा 12% है मार्जिन आजकल ड्यूटी, वो मार्जिन 9.5 के करीब मतलब अभी 9.5 चल है। रहा है। तो आप उतना लगा लीजिए, 10% मान लेते हैं, कैलकुलेशन में हमारा इजी हो जाएगा, इतने लाख का हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनता है। लेकिन जैसे ही हम आते हैं गोल्ड मिनी पे आते हैं, गोल्ड पेटल पे आते हैं, गोल्ड गिनी पे आते हैं, वो हमारे मार्जिन कम होते होते यहाँ तक कि 5,000 तक भी आ जाता है। तो मैं ये बोलती हूँ कि जिन लोगों को, सबसे बड़ी बात है आप डेरिवेटिव मार्केट में तभी आएँ जब आप इसको, इस मार्केट की समझ हो। कुछ दिन आप इसे डेमो ट्रेड भी कर सकते हैं, काफ़ी सारे वेबसाइट्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं जहाँ आप डेमो ट्रेड कर सकते हैं। और जब आप आ रहे हैं तो सबसे छोटे कॉन्ट्रैक्ट में उसको ट्रेड करें। दोस्तों मैं आप लोगों को क्लैरिटी दे देता हूँ। गोल्ड बड़ा का मतलब है 1 किलो, गोल्ड मिनी का मतलब है 100 ग्राम, गोल्ड गुनिया का मतलब है 8 ग्राम, और गोल्ड पेटल का मतलब है 1 ग्राम। तो अब आप 1 ग्राम में ट्रेड कर सकते हैं। और वही चीज़ 1 ग्राम गोल्ड जो है मान लीजिए हुआ 2,500 रुपये का, 1 ग्राम गोल्ड हो गया अपना 15,000 हो गया, सॉरी 15,000, 1.5 लाख के हिसाब से, और 10% लगेगा तो 1,500 रुपये में आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन M2M का पैसा रखना पड़ेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। हम सिर्फ मार्जिन की बात कर रहे हैं। ऐसे ही चांदी में, चांदी बड़ी मतलब 30 किलो, चांदी मिनी मतलब 5 किलो, चांदी माइक्रो मतलब 1 किलो। ये तो हुई चांदी और सोने में। ऐसे ही क्रूड 100 बैरल्स एंड 10 बैरल का, तो 100 बैरल का रेट जो आप लोग देखते हैं, क्रूड का रेट इस वक्त 7,000, 8,000 या 10,000 तक चला गया। तो ये 100 बैरल का रेट है, यूनिट प्राइस है, लेकिन क्वांटिटी वो 100 बैरल है। और जब आप मिनी में काम करते हैं तो वो 10 बैरल होती है। ऐसे ही कॉपर में 5 टन, बिल्कुल, और मिनी तो है ही नहीं कॉपर में। 2.5 टन नहीं, कॉपर में मिनी नहीं है। बाकी हमारा 5 टन का जिंक में है। हाँ, और उनका जो मिनी है उसमें 1 टन का, 1 टन, और वो तो पहले से ही चले आ रहे हैं। लेड भी 5 टन और 1 टन, और निकल में भी है मिनी। हाँ, निकल में सिंगल है, निकल एक ही है। हाँ, हाँ। तो दोस्तों ये इसके डिनोमिनेशन है। बाकी फिर भी आपको अगर कुछ भी चेक करना है तो आप SMC की साइट पे भी देख सकते हैं, और आप MCX साइट पे भी देख सकते हैं। बाकी ऑप्शंस में वॉल्यूम बढ़ रहा है, जो कि मैंने अभी थोड़े दिन से ऑब्जर्व किया है। थोड़े दिन से मतलब 1-2 साल से तो काफ़ी बढ़ गया है। सोने चांदी में भी बढ़ रहा है, बेस मेटल की भी ऑप्शंस में कुछ वॉल्यूम कॉपर में आने लगा है। और इधर क्रूड और NG के भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वैसे भी NG में तो प्राकृतिक रूप से ही वॉल्यूम मतलब मार्जिन कम है, और ऑप्शंस में और कम हो जाता है। वंदना जी, अब ये तो हुआ, इन्होंने समझा दिया कि किसी को ट्रेड करना है तो वो मिनिमम क्वांटिटी से भी कर सकते हैं। MCX तो पूरे दिन चल रहा है। बिल्कुल, जैसे हमारा NSE होता है, सुबह हम 9:15 बैठते हैं, 3:30 तक होता है, लेकिन ये पूरे दिन है। तो कौन सा पार्ट ऑफ द डे है जिसमें सबसे ज़्यादा मूवमेंट आती है? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। और जब बात होती है जो मार्केट 9 बजे से 11:30 तक जब रन होती है, तो उसमें अगर कोई इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं तो मल्टीपल स्ट्रैटेजीज बन सकती हैं। सुबह 9 से 11:30 की बात हो रही है, अब रात की नहीं हो रही। तो इसमें पहले क्या था ना कि जब हम लोगों ने मतलब शुरुआत में 2004-5 में हम स्क्रीन पे बैठ के मूवमेंट देखते थे कि आ नहीं रही है, तो हम वेट करते थे कि 6 लंदन बजे खुलेगा। आती थी, लंदन में थोड़ा बहुत आ जाता था बेस मेटल्स में, फिर हम 6 बजे तक यूं बैठे रहते थे कि अब डेटा आएगा और मूवमेंट आएगी। कहानी बदल गई है, क्योंकि अब सबसे बड़ा एक्सचेंज में जो वॉल्यूम अब हो गया वो चाइना का हो गया, और ये चाइना है अपने एशिया में। और जैसे ही एशियन मार्केट की बात होती है तो चाइना, जापान और दुबई, ये 3 कंट्रीज हमसे पहले खुलती हैं। तो वो तीनों मार्केट जो खुलते हैं वहाँ से हमें इंडिकेशंस मिलते हैं, प्लस हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग सेशन ऑन होता है US का। तो यहाँ पे मार्केट खुलते ही हमें 1 से 2% तक की जो मूव है वो मेटल्स में हो या एनर्जी में हो मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहला पड़ाव आपको 9:30-10 बजे तक मार्केट को सिर्फ वॉच करना है, क्योंकि गैप अप गैप डाउन होती है, वो यहाँ पे नॉर्मल होता है। मार्केट में एक मूव्स आती हैं, तो वहाँ पे आपको 9:30-10 बजे तक आप मार्केट को वॉच करिए, वहाँ से एक मूव आपको फिर मिलती है। तो 10-10:30 आपको एक मूव मिल रही है, दूसरी मूव मिल रही है जब हमारा लंदन खुलता है, तो 1:30 बजे के करीब हमारा दूसरा मूव मिलता है। तीसरा मूव मिलता है जब 6 बजे से US मार्केट ओपन होती है और वहाँ का डेटा आना शुरू होता है। तो 11:30 तक नहीं, मैंने ये देखा इतने सालों में कि 6 बजे 5:30 से मूव आनी शुरू होती है और वो आपको 10:30 तक रहती है। तो अगर एक दिन में हाई वोलेटिलिटी है तो आपको 3-3 मूव्स जो हैं वो मिलते हुए नजर आते हैं। पहले ये ज़्यादातर लंदन में थोड़ा बहुत होता था और ज़्यादातर हमें US मार्केट का वेट करना पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे फिजिकल ट्रेड शिफ्ट हो रहा है मतलब एशिया में, और हमारा पेपर मार्केट का भी जो वॉल्यूम है अब सबसे ज़्यादा चाइना में हो गया है, तो अब यहाँ पे जो मूवमेंट्स हैं वो आपको सुबह से ही शुरू हो जाती हैं।
मतलब मैं मान लूँ 10:30 बजे से लेके 1 बजे तक रहेगी मूवमेंट, और फिर 5:30 से 10:30 रहेगी। बिल्कुल, वो मेजर मूवमेंट वाली समय होती है। अच्छा वंदना जी, ये तो हो गया मूवमेंट आई। अब कौन से टेक्निकल्स हैं जो इसमें काम करते हैं अगर कोई इंट्राडे ट्रेड करना चाहता है तो? इंट्राडे ट्रेड में कभी कभी मैं मूविंग एवरेजेस पे बहुत काम आता है इसमें। कभी कभी मैं 950 का लगाती हूँ। कभी आपको अभी अगर आप देखेंगे तो एक डेथ क्रॉस की भी यहाँ पे एक पैटर्न बनी है, पैटर्न भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इंट्राडे में आवरली पे अगर आप लगाते हैं तो डबल बॉटम डबल टॉप या ट्रिपल बॉटम ट्रिपल टॉप, ये सारी चीज़ें आपको बहुत बढ़िया से काम करती हुई नज़र आती हैं। फिर आपको एक चीज़ और है जो ट्रेडिशनल है लेकिन बहुत काम करता है, RSI हमारा बहुत काम करता है। जैसे आप गोल्ड की बात लेंगे, 40 के करीब आता है, 45 के करीब आता है, वहाँ से एक बाइंग बन जाती है। 75-80 के करीब आपको वहाँ पे एक जो सेलिंग है जो वो बनता हुआ नज़र आता है। ये चीज़ें टेक्निकल हो गई। फिर इसमें सीजनैलिटी बहुत अच्छे से काम करता है। अब जैसे हम लोगों ने करेक्शन फेज आता हुआ देखा गोल्ड में, अब ये सीजनैलिटी वाइज ये डल सीजन था, हमेशा हर साल इसमें करेक्शन आता है। अब यहाँ से अगस्त ऑनवर्ड्स आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। तो इंट्राडे में भले ही आप बाइंग या सेलिंग करें, लेकिन पोजिशनली अब आपको वो समय आ जाएगा जब हफ्ते 2 हफ्ते के लिए आप यहाँ पे बाइंग में रह सकते हैं। तो पोजिशनल और इंट्राडे दोनों यहाँ पे बड़े मतलब साइमल्टेनियसली चलते हैं और सीजनैलिटी वाइज काफ़ी अच्छा प्ले होता है। तो गोल्ड का जो बाइंग है वो हमें अगस्त से स्टार्ट करनी चाहिए बिल्कुल। बेसिकली। अभी करेक्शन मिल रहा है, इसके बाद आपको क्या है ना, रक्षाबंधन, अक्षय तृतीया, काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं और फिर उसको कैरी ऑन करता है चाइना। वहाँ की मतलब ट्रेडिशनल जो मतलब बाइंग है वो शुरू होती है। फिर वो होते होते आपको आ जाता है दिसंबर का, क्रिसमस का टाइम आता है। तो ये जो 4th क्वार्टर होता है ना, यहाँ पे हेवी बाइंग होती है। चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि बहुत सारे सवालों के आपके जवाब मिले होंगे और अब बहुत जल्दी से इसे क्विकली रैप अप करते हैं। अब यहाँ से जो आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग बात होने वाली है, क्योंकि मैं अब आप लोगों के मतलब की बात करने वाला हूँ वन्ना जी से। वन्ना जी, ये तो हुई बातें, चर्चा हुई, चार्ट वार्ट, ये वो सब जो हमने जियोपॉलिटिकल बातें कर ली और क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं दाम को। क्या आपकी तरफ से, क्योंकि आप एक ब्रोकर भी हैं, आप एक इतना एक्सपीरियंस भी हैं, आप सेबी रजिस्टर्ड भी हैं, तो आपकी तरफ से क्या मेरी ऑडियंस के लिए या किसी भी ऑडियंस के लिए कोई ऐसी सुविधा भी है जो आप कहीं गाइड करती हों या कहीं कुछ बताती हों, या आपका कोई तरफ से या कंपनी की तरफ से कुछ ऐसा हो जिससे कि लोगों को कुछ एक डायरेक्शन मिल सके? क्योंकि देखिए, अधिकतर लोग लॉस में हैं। जैसे 93% लोग सेबी कहता है कि 93% लोग स्टॉक मार्केट में लॉस में, ऐसे ही MCX में भी लॉस में, क्योंकि लॉस में जब बाजार ऊपर जा रहा होता है तो लोग शॉर्ट कर रहे होते हैं, जब बहुत ऊपर चला जाता है फूमे में बाय करते हैं, और जब वहाँ से गिरता है तो पकड़ के बैठे होते हैं। ये साइकिल मैं आज से नहीं, पिछले 20 साल से तो देख ही रहा हूँ, और आप भी इसका अनुभव करती होंगी। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आपकी तरफ से कोई विषय, और मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, इसमें ये है क्योंकि आपने बोला 93% लोग लॉस में होते हैं। अगर हम सर्वे करें तो ज़्यादा लोग यहाँ पे या तो वर्ड ऑफ माउथ पे ट्रेड कर रहे हैं या रिसर्च नहीं कर रहे हैं, या उनका एंट्री एग्जिट में कुछ दिक्कत आ रही है। हम लोगों का अपना रिसर्च है और इसमें सारे सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट है, पहले तो मैं ये बोल दूं। और आप भी सेबी रजिस्टर्ड हैं? बिल्कुल, मैं भी सेबी रजिस्टर्ड हूँ। जितने भी एनालिस्ट होते हैं वो सेबी रजिस्टर्ड होते हैं और सबकी एक्सपीरियंस काफ़ी हाई हैं। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसे कमोडिटी मंत्रा बाय SMC कहते हैं, और वहाँ पे हमारे मतलब 20-25 हज़ार से ज़्यादा वहाँ पे सब्सक्राइबर्स हैं, मेंबर्स हैं। वहाँ पे सबसे पहले हम तैयारी करते हैं मार्केट शुरू होने से पहले, क्योंकि मार्केट एक बार गैप अप गैप डाउन हो गई, उनका पहले से पोजीशन है, वो तैयार नहीं रहेंगे। हमारी जो तैयारी होती है वो 7:30 सुबह से होती है। हम वहाँ से शुरुआत करते हैं उनको, मतलब क्योंकि हमें पता है कि उठ के कोई 2 मिनट का पॉडकास्ट सुन लेंगे, वो ट्रैवल कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, उस बीच में वो गाड़ी में सुन लेंगे, मेट्रो में सुन लेंगे। तो वहाँ से हम मतलब मार्केट ओपनिंग एक वहाँ पे कमेंट्री देते हैं कि क्या मतलब यहाँ पे रात में हुआ, क्योंकि 11:30 मार्केट बंद होती है, आप सोए हुए हैं और मार्केट में चल रहा है, वो अवेयर करना हमारा काम है। तो वहाँ पे 7:30 में हम अपडेट देते हैं, उसके बाद 8:30 में हमारा अपडेट्स आता है। फिर हमारी उसमें कॉल्स होती हैं और लॉजिक्स होते हैं, और क्या क्या आज के ट्रिगर्स और इवेंट्स हम आपको पहले से तैयार कर रहे हैं कि आप कहीं भी व्यस्त हैं। आज GDP डेटा आने वाला है US का, तो आपको 6 बजे तो संभल ही जाना है। फिर वहाँ पे शुरुआत होती है, इसके बाद फ्यूचर्स ऑप्शंस की हम वहाँ पे स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं, और इसमें हमारा पूरा ही काउंटर है, जैसे बुलियन काउंटर है, एनर्जी है, मेटल्स है, एग्री है, ये सारी चीज़ें हैं। लाइव सेशंस के जरिए उनके हम क्वेरीज लेते हैं कि ताकि ये 2 वे मतलब कम्युनिकेशन रहे, वो किस चीज़ में फंसे हुए हैं, किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो चीज़ें वहाँ पे होती हैं। फिर जितना भी हम वहाँ पे एजुकेशनल सीरीज़ चलाते हैं वो उनसे शेयर करते हैं, क्योंकि इस मार्केट में हमारा काम है
स्ट्रैटेजीज देना यहाँ पे, मतलब उनके पोर्टफोलियो को संभालना, लेकिन साथ साथ में ये भी कि उन्हें एजुकेट करना कि कहीं ना कहीं अगर वो मार्केट में मूव देख रहे हैं तो वो प्रोएक्टिव होके स्टेप्स ले पाएँ कि यहाँ एंट्री करना है, यहाँ एग्जिट करना है। तो ये हमारी जो टेलीग्राम चैनल है ये 7:30 से लेके रात के 11:30 तक एक्टिव होता है, जिसमें आपको स्ट्रैटेजीज से लेके, आपको रिपोर्ट से लेके, और फिर आपको लाइव सेशंस होता है, एजुकेशनल वीडियोज़ यहाँ पे होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, एक चीज़ मैं बताऊँ कि हम लोगों ने इस चैनल को बाइलिंगुअल रखा है, यानी कि जितनी रिपोर्ट्स हैं वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में जाएगी, ताकि जितने भी हमारे बिल्कुल Tier 2 Tier 3 सिटी जो भी हैं, जो हिंदी भाषी हैं, उनको हम लोगों ने पूरा ध्यान रखा है। तो मुझे लग रहा है कि शायद हम पहले ब्रोकिंग हाउस है जो कि बाइलिंगुअल रिपोर्ट्स जो हैं वो दे रहे हैं। कमोडिटी मंत्रा पे हम लोग इवेंट बेस्ड कॉल काफ़ी ज़्यादा देते हैं, क्योंकि जितनी भी हमारी कमोडिटीज़ है ग्लोबली लिंक्ड है। जब ग्लोबल डेटा आता है तो उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा कमोडिटी पे आता है। एक सोना जितना यहाँ पे कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट है, उतना ही US के लिए भी है। तो जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट मतलब इवेंट आता है, उसका इम्पैक्ट जो है कमोडिटीज़ पे आता है। और हमारी टीम जो है वो इवेंट बेस्ड कॉल देती है। जैसे कि अभी GDP डेटा आना है, और GDP पता है कि यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव आना है, तो यहाँ पे सोने में जो है वो बढ़त आपको बढ़ती हुई दिखेगी। कल डेटा यहाँ पे नेगेटिव जैसे आया तो सोने में बढ़त आई यहाँ पे। तो हमें वो एक्सपेक्टेशन पहले से ही रहती है कि डेटा नेगेटिव आना है तो गोल्ड में एक पॉजिटिव मूव यहाँ पे आनी चाहिए, बाकी एसेट क्लास यहाँ पे गिरेंगे। तो वो जो इवेंट बेस्ड कॉल है, एक तो वो फंडामेंटल प्लस टेक्निकल हो जाते हैं, और वो उसकी जो मतलब सक्सेस रेट होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो दोस्तों देखिए, बहुत सारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, आज मान लीजिए अमेरिका कुछ कह रहा है, कल ईरान कुछ कहेगा, परसों चाइना कुछ कहेगा, और हो सकता है इंडिया भी कल को कुछ कहने लगे। तो ये समीकरण तो बदलते रहेंगे, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि कमोडिटीज़ में, सोने चांदी में अपडेटेड रहें, तो आपको चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और यदि आपके कोई भी सवाल है कमोडिटीज से रिलेटेड, तो आप लोग अपना क्वेश्चंस में सवाल लिखिए, ज़रूरत पड़ेगी हम वन्ना जी को दोबारा लेके आएंगे, क्योंकि देखिए आज मेरा भी ये पहला ही पॉडकास्ट है कमोडिटी से संबंधित, और मैं आपको लोगों को पता है आई एम नॉट ए वेरी एक्टिव कमोडिटी ट्रेडर। हालांकि मैंने बहुत करा है, स्टडी भी करता रहता हूँ, लेकिन उतना एक्टिव नहीं हूँ जितना स्टॉक मार्केट, बैंक निफ्टी की नफ्स को ज़्यादा अच्छी तरह समझता हूँ। लेकिन क्योंकि आप लोगों के सवाल आ रहे थे और मुझे कोई क्रेडिबल पर्सन मिल नहीं रहा था, वन्ना जी से बेहतर मुझे आज भी कोई नहीं मिला, इसीलिए वन्ना जी को मैंने हॉट सीट पे आमंत्रित किया है अपने यहाँ। और यदि आपके फिर भी कोई सवाल है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, हम वन्ना जी को या इनकी टीम को बोलेंगे, ये आपके उत्तर देंगी। और यदि आप लोग चाहते हैं कि वन्ना जी को दोबारा बुलाया जाए और आपके कुछ सवाल ऐसे हो सकते हैं जो कि रह गए हो, तो मैं आपके सवालों को दोबारा करने के लिए इनको दोबारा आमंत्रित करूँगा। इनके चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। SMC का आप लोगों को पता ही है, वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड इन इंडिया है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांड इन इंडिया है SMC ब्रोकर्स, तो ये उनके यहाँ से आती हैं। और आप चाहें तो आप अकाउंट भी खोल सकते हैं, मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, एटलीस्ट आपको एक डायरेक्शन रोज पता लगती रहेगी। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, लर्निंग बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ में आप काम करते हैं, लर्निंग बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को, अधिकतर लोगों को यही नहीं पता होता कि ये जो 6 बजे एकदम से फॉल आ गई या रात को 8 बजे आ गई, ये क्यों आ गई? क्योंकि बहुत सारे इकोनॉमिक कैलेंडर्स इन्वॉल्व होते हैं। इकोनॉमिक कैलेंडर क्या होते हैं कि जैसे आज जॉबलेस डेटा आना है, आज कोई मान लीजिए US की फेड का डेटा आना है, कुछ भी, मतलब बहुत सारे डेटाज होते हैं, इसको इकोनॉमिक कैलेंडर कहते हैं पूरे इसको। और इकोनॉमिक कैलेंडर US का ही नहीं है, जापान का अलग होता है, चाइना का अलग होता है, इन्वेंट्री का डेटा अलग होता है। तो इनके चैनल पे हर चीज़ आपको अपडेटेड मिलती रहेगी। बस करना क्या है कि टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उसमें आपको सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। एटलीस्ट और कुछ नहीं तो इकोनॉमिक कैलेंडर का तो एक बहुत बड़ी मदद हो जाएगी, और उससे आपको स्टॉक मार्केट में भी मदद मिलेगी। ऐसा नहीं है कि केवल एक उसमें मिलेगी, स्टॉक मार्केट में, क्योंकि डेटा अगर मान लो जॉबलेस का डेटा आया तो वो सोने के लिए भी वही है और वो मार्केट के लिए भी वही है। मान लीजिए वहां पे होम सेल का डेटा आया तो वो इंडिया के लिए भी वही है, स्टॉक मार्केट के लिए वही है, कमोडिटी के लिए भी वही है। इंटरेस्ट कट का डेटा आया, सबके लिए सेम रहता है। उसी से गोल्ड प्रभावित होता है, उसी से स्टॉक मार्केट प्रभावित होती है। तो आप किसी भी हो, आप डेटा के लिए, क्योंकि मैं डेटा का बहुत भूखा हूं, क्योंकि मैंने ये देखा कि जब तक मैं ऐसे ही रैंडम ट्रेड करता था लॉस में था, लेकिन जब तक डेटा और चार्ट को करने लगा इनकॉर्पोरेट, तो मैं प्रॉफिटेबल हो गया। आप भी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो मैं समझता हूं दोस्तों, बहुत अच्छी यात्रा रही है वन्ना जी की, और बहुत अच्छा हमारे को इन्होंने सवालों के जवाब दिए हैं। फिर भी कुछ रह गया है तो जैसे मैंने आप लोगों से पहले भी निवेदन किया, आप लोग प्लीज़ इसे जो है सवालों में पूछें।
इनकी टीम या ये जवाब देंगी और फिर अगर आप जरूरत समझेंगे इन्हें दोबारा आमंत्रित करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया वंदना Thank you, जी sir. आने के लिए, Thank you very और much. बहुत Thank you. आपने अपना अमूल्य समय दिया और हमारी ऑडियंस को काफ़ी बताया, क्योंकि कमोडिटीज़ की ना कई महीनों से लोग कह रहे थे कमोडिटीज़ के लिए बोलो सर, सोने चांदी पे बोलो, क्योंकि ये एक हॉट टॉपिक है। अभी मोदी जी ने भी ऐसे कहा कि सोना ना लो, तो लोग सुनना चाहते थे किसी एक ऑथेंटिकेटिव या क्रेडिबल फेस से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के पूरे लिए। 26 में सर सोने चांदी और क्रूड की बात हुई है। जी, अगर जी, अभी जी। तक फर्स्ट हाफ देखा जाए तो इक्विटी, क्रिप्टो सबसे ज्यादा इन 3 कमोडिटीज की बात हुई है। और आपके इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जहाँ इतने लोग आपके मेंबर्स हैं, मुझे लग रहा है कि अगर कमोडिटी का अगर वीडियो आता है तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होगी और आपके चैनल के माध्यम से एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मैं बढ़ेगा। आपसे एक और निवेदन करूंगा, हालांकि लोग तो कहेंगे ही कहेंगे कि आप एक बार दोबारा आइए और थोड़ा सा, अब की हम इसे क्रूड और गोल्ड पे ही रखेंगे और किसी पे बात नहीं बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। क्रूड, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, बस 4 चीजों पे बात करेंगे। बिल्कुल, और इनकी बिल्कुल। ऑप्शंस पे भी आपसे और थोड़ी जानकारी लेंगे। आपने ऐसी 4 कमोडिटी बोली है जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वॉल्यूम वही है। वही लाते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कमोडिटीज 4 कमोडिटी है, तो फिर हम उस पर बात करेंगे, चाहे वो ऑप्शंस में हो या फ्यूचर्स में हो, स्ट्रेटजीज पे भी बात बिल्कुल। करेंगे। बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू वेरी Thank मच।